Okay, let's start with next topic. And today our topic is elimination reaction. ठीक है जी. अब elimination reaction का मीनिंग क्या है, उससे पहले मैं आपसे एक इक्वेशन पूछता हूँ, तो थोड़ा सा इधर फोकस करो. एक सिंपल सी रिएक्शन है CH3 CH2 और Cl प्लस KOH. ठीक है जी. उसके बाद में आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है. हिमाक्ष बताएगा, हिमाक्ष बता देगा. ये रिएक्शन बड़ी सिंपल है. जल्दी से क्या होगा? CH बिल्कुल है ना, और ये गलत है. इस रिएक्शन में आप लोगों के पास एलिमिनेशन हो रहा है. हाँ जी बिल्कुल. और यहाँ से देखो एलिमिनेशन कैसे हुआ है. बच्चा ये सोच रहा होता है इधर मेरे पास KOH है तो KCl भाग जाएगा, OH जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा. लेकिन पैरों में मैंने ALC लिखा हुआ है, एल्कोहलिक. तो फर्क क्या पड़ा पहले ध्यान से सुनो. अगर मैं KOH को लेकर के जाता एक्वस मीडियम के अंदर, तो एक्वस मीडियम में KOH फटाक से आयनाइज हो जाता, जिस वजह से OH आयन प्रोड्यूस होते. और जैसे न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हो गया, वो न्यूक्लियोफाइल जाकर क्लोरीन को रिप्लेस कर देता. लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लाइक डिजोल्व्स लाइक. सुना होगा. जब मैंने KOH को अल्कोहलिक मीडियम में लेके गया, तो मैंने इसको बोला कि तू आयोनाइज क्यों नहीं हो रहा. अब ये आयोनाइज नहीं हो रहा, तो कह रहा सर इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने उठाकर मुझे नॉन पोलर मीडियम में डाल दिया. पोलर के अंदर पोलर आयोनाइज हो जाते हैं, लेकिन ये नॉन पोलर है और ये क्या है, पोलर. इसलिए ये आयोनाइज नहीं हो रहा. और जब ये आयोनाइज नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस बात है ये अपने हिसाब से काम करेगा. अब ये सामने से आवाज मार रहा है, एक तरफ से H को और एक तरफ से Cl को. तो ध्यान से देखो, फर्स्ट कार्बन में से H निकल जाएगा, सेकंड में से Cl निकल जाएगा. एक हाथ तेरा खाली, एक हाथ मेरा खाली, और बीच में हमारे क्या आ गया, डबल बॉन्ड. इज इट क्लियर और नॉट? तो एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच 2 सिग्मा बॉन्ड विल एलिमिनेटेड एंड 1 पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म. ये होती है जी आपकी एलिमिनेशन. 2 सिग्मा एलिमिनेट हो जाएंगे, 1 पाई बॉन्ड बन जाएगा. और अब यहां से क्या निकल के गया, HCl. और वो सारी दुनिया जानती है. हु इज HCl? जल्दी बोलिए. HCl कौन? एसिड है. और एसिड के सामने बैठा कौन हुआ है? बेस. तो इसीलिए उसने आवाज मारी थी एसिड को. तो बेस इसमें से एसिड को खींच लेता है, और बाद में हर बच्चे को पता है सोल्ट एंड वाटर. ये रिएक्शन होती है जी एलिमिनेशन. तो अब इस रिएक्शन में जहां तक मेरा ख्याल है, आप लोगों को इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस रिएक्शन में यहां से एल्कोहलिक लिखा हुआ मिलेगा. एक्वस लिखा होता है तो एल्कोहल बनेगा, बट एल्कोहलिक लिखा होता है तो मेरे पास मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगी, ना कि एल्कोहल. इसका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा. ये पिछले साल भी पढ़ाई थी 11th में. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं. हाँ जी बोलो बोलो बोलो. CH3 से HCl इसलिए निकाला क्योंकि ये आयनाइज नहीं हो रहा था. अब ये जब गर्म करोगे तो एलिमिनेशन हो जाता है. यहां से एक नेगेटिव निकल जाता है तो एक पॉजिटिव निकल जाता है. नेगेटिव पॉजिटिव के निकलते डबल बॉन्ड आ जाता है. एक साथ निकलते हैं. अब जब एक साथ निकलेंगे तो सामने कौन पड़ा हुआ है, जल्दी बोल. बेस. और बेस आपके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, सॉल्ट एंड वाटर. बिल्कुल सिंपल सी बात है. अब इसके बाद आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर. अब ये तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा. अब रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर आप लोग बात करते हो, तो मेरे पास वही 3 चीजें आ जाती हैं. एक तो 1 डिग्री हैलाइड, एक 2 डिग्री हैलाइड, और एक 3 डिग्री हैलाइड. तो अभी मैं बोल के गया फर्स्ट नंबर पे नेगेटिव निकल जाता है. तो नेगेटिव के निकलते मेरी टाट पे चार्ज कौन सा आ गया, बस इतना सा बता दो. शाबाश, वेरी गुड. तो पॉजिटिव वाला स्टेबल कौन होता है, कार्बन केटायन. तो क्लियर कर बात है, 3 डिग्री वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा. मतलब इस रिएक्शन में भी ये ऑर्डर फॉलो होगा. 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री. पर कोई अगर हेलो एल्केन का ऑर्डर पूछ ले, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हेलो एल्केन, तो वो तो आप बता ही दोगे. RF ज्यादा कि RCl, और RCl ज्यादा या RBr, और RBr ज्यादा कि RI. किसको जल्दी टूटने की लग रही है इन चारों में से, किसको जल्दी? RI को, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है. तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये है. तो याद रख लेना इस बात को. लेकिन अब आती है बात लड़ाई की. पिछले वाले में कोई लड़ाई नहीं हुई. क्यों? तू दे दे H, मैं दे देता हूं Cl. 2 ही भाई थे,
दोनों भाइयों ने सल्टारा कर लिया। लेकिन अब आपके पास में लड़ाई का माहौल बन रहा है और ये है 12वें के पहले पेज पे। और नाउ हियर आई हैव 2 ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमो लिया है क्या मैंने एग्जांपल में? नहीं, क्लोरो लिया हुआ है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, जिसको मर्जी ले लो। अब मैं एलिमिनेशन करा रहा हूं और मेरे पास बैठा हुआ है 2 क्लोरो। पहला क्वेश्चन, क्या लड़ाई दिख रही है? तो चलो चेक करते हैं। ये वाला कार्बन सेकंड नंबर वाला तो क्लोरो ही देगा, क्योंकि इसके पास क्लोरो है तो ये क्लोरो दे देगा। अब इसके पड़ोसी को H देना है, तो लड़ाई दिख रही होगी साफ साफ। क्या लड़ाई दिख रही है? फर्स्ट और थर्ड कार्बन में लड़ाई होगी। ये कह रहा है मैं H दूंगा, इधर से आवाज आई क्यों, तू ज्यादा लाट साहब है, H तो मैं दूंगा। अब लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि ये मेरा पड़ोसी है, ये भी मेरा पड़ोसी है, तो मैंने कहा लड़ाई मत करो, बारी बारी से H दे दो। चलो, अगर फर्स्ट वाला H देता है, सेकंड वाला Cl देता है, तो क्या चीज बनेगी? या डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आएगा, इतना बता दो, बहुत है। फर्स्ट नंबर पे आएगा और मेरा प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्यूटीन। जहां तक मेरा सुना होगा नाम, ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन, एक ही बात है। लेकिन अगर मेरा Cl दे रहा है सेकंड नंबर और H दे रहा है थर्ड नंबर, तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी बोलिए, शाबाश। तो नाउ द प्रोडक्ट इज 2 ब्यूटीन। ये हुई ना बात, ये रहा मेरे पास 2 ब्यूटीन। और अब पेपर का क्वेश्चन है कि जब आप 2 क्लोरोब्यूटेन का एलिमिनेशन करते हो तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में से ज्यादा कौन बनता है और क्यों बनता है? तो 11th क्लास हाइपर कंजुगेशन पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। ये बनता है 19% और ये बनता है 81%। और 19 और 81 हमें याद नहीं रहता, इसलिए सर ने 20 और 80 लिख दिया, क्योंकि वहां परसेंटेज कोई भी नहीं पूछने वाला आपसे। तो ये पूछा जाएगा ज्यादा कौन सा बनता है, तो ये 20 और ये 80। अब इसका रीजन है सेटजेफ रूल। हाँ जी, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज सेटजेफ रूल। According to this rule, that alkene will produce in large amount which have more alkyl group around the double bond. सीधी सी बात, जिस एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, और एल्काइल ग्रुप के ज्यादा होने से हुआ क्या? तो पिछले साल हाइपर कंजुगेशन पढ़ा था, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसके पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है देख के बताइए, शाबाश। कितने? 5 है, और आंसर है 2 है। राजा के साथ वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के पड़ोस वाला बीटा। तो ये ध्यान रख लेना इधर कि ये कार्बन अल्फा है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। इस बुड्ढी के 6 बेटे और इस बुड्ढी के सिर्फ 2 बेटे। कौन सी बुड्ढी ज्यादा ऐश मार रही है, 6 बेटे वाली कि 2 बेटे वाली? जल्दी बोली, शाबाश, 6 वाली। तो जितने जितने अल्फा, हाँ पिछले साल यही पढ़ाया था, जिस बुड्ढी के ज्यादा बेटे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सेटजेफ रूल कहता है मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है जी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बताइए, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ आई, तो फिर मैं आपको बता देता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इतनी सी बात है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। दिस इज ऑल। तो 1 ब्यूटीन ज्यादा क्यों बनी, 2 ब्यूटीन। अगर आपको इतनी बड़ी लाइन बोलने में दिक्कत आती है कि अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल दैट एल्कीन विल प्रोड्यूस इन मोर अमाउंट व्हिच हैव मोर एल्काइल ग्रुप अराउंड द डबल बॉन्ड, तो उसकी बजाय बोल दो दैट एल्कीन विल प्रोड्यूस इन मोर अमाउंट या लार्जर अमाउंट व्हिच हैव मोर अल्फा हाइड्रोजन। ये छोटी लाइन है, व्हिच हैव मोर अल्फा हाइड्रोजन। तो ये बात है। अब एक बात और बताइए शाबाश, ये आपकी नॉलेज के लिए, यहां लड़ाई है कि नहीं है? अब आएगा मजा समझने का भी और समझाने का भी। अगर मैं इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराता हूं एल्कोहलिक, तो लड़ाई है कि नहीं है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें लड़ाई क्यों नहीं है, थोड़ा मुझे भी समझाओ। हाँ, ये दोनों सेम है, चाहे तू दे दे चाहे मैं दे दूं। और बच्चे क्या कह रहे थे, कहां है सेम सर, आप लल्लू बना रहे हो। ये देखो, अगर इधर से H निकालता हूं तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, और इधर से H निकालता हूं तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। तो ताऊ जी थोड़ा ध्यान से देखो, प्रोडक्ट तो सेम ही बना, ये भी प्रोपीन है ये भी प्रोपीन है।
क्या ये 1 प्रोपीन और ये 2 प्रोपीन है? जल्दी बोल दो, ये आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं। दोनों 1 प्रोपीन है, क्योंकि नंबरिंग वहां से शुरू हो जाती है जहां से ग्रुप अटैच होता है। अब इस एलिमिनेशन को एक नाम और देते हैं, वो भी लिख देता हूं। दिस एलिमिनेशन इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन। कल को कोई टीचर आपसे पूछ ले इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अल्फा निकल रहा है वो बीटा कार्बन से निकल रहा है, राजा के साथ वाला अल्फा। अब बताइए हाइड्रोजन कहां से निकला? जल्दी से शाबाश। हाइड्रोजन निकला या तो इधर से और या इधर से, और ये दोनों बीटा है, क्योंकि अल्फा का पड़ोसी हमेशा बीटा होगा। इधर वाला भी बीटा और इधर वाला भी, इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन यहां पे खत्म हो गई। अब इसके बाद आती है जी थर्ड रिएक्शन। इस एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन जो रिमूव होता है दैट इज फ्रॉम अल्फा कार्बन। ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। इन दिस रिएक्शन द हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम, सो इट इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। इधर भी देख, ओ सॉरी, इधर भी देख ले, ये देख, राजा के साथ वाला अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा। इधर भी देख ले, राजा के साथ वाला अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा, ठीक है। तो ये बात मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए। नाउ द थर्ड नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, जो मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो सबसे पहले उसमें आती है वुड्स रिएक्शन। पिछले साल पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी, वो तुम बता दो। वुड्स रिएक्शन पिछले साल एल्केन को बनाने के मेथड के अंदर थी। इन दिस रिएक्शन द हेलो एल्केन इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड इट गिव्स हायर एल्केन। ये वर्ड क्या है? हायर एल्केन वर्ड क्या है? ये समझने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इधर देखो, हाँ बिल्कुल 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 मेरे बच्चे, मजा आ गया, तुम लोगों को आती है बात। इधर मैं उठा लाया मेरे पास में रिएक्शन, मैंने हेलो एल्केन को बिठा दिया किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये लीजिए, ये लो, ये रहा ड्राई, ये रहा ईथर। ओके, ये रहा Na, ये रहा Cl, ये रहा Na, ये रहा Cl। तो ये लो जी, नीचे लिख देता हूं, NaCl भाग गया। ओके, घर छोड़ के भाग गया। पर इधर से कौन फ्री हो गया? इधर से कौन फ्री हो गया? साफ दिख रहा है, ये दोनों अनाथ हो गए, और जो अकेले हो गए वो दोस्त बन जाएंगे। तू भी अकेला, मैं भी अकेला। ये चीज जो थी वो मेरे पास इथेन है, पर इस प्रोडक्ट को मैं बोल रहा हूं हायर एल्केन। ये हायर का मतलब क्या हुआ? तो पीछे जाके चेक करो, क्लोरोमीथेन था और मैंने अपने जादू से मीथेन को इथेन बना दिया। तो बच्चा कह रहा है सर आप लल्लू बना रहे हो, इधर भी एक है, इधर भी एक है, एक और एक तो 2 ही होता है। पर भाई साहब कनेक्ट किसने किया? वुड्स रिएक्शन ने। जनरली 4 वाले से 4 वाली एल्कीन बनी, 2 वाले से 2 वाली बनी। जब 2 से 2 का प्रोडक्ट मिल रहा है, 3 कार्बन से 3 कार्बन का बन रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। लेकिन अगर 1 कार्बन वाले से 2 वाले का बन रहा है तो इसको बोलते हैं हायर। और कभी कभार ऐसा भी होगा जब 2 वालों से 1 वाला या 3 वाले से 2 वाला बनेगा, तो उसे क्या बोलोगे? थोड़ा मुझे बता दो। लोअर प्रोडक्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, इसी के अंदर एक और पढ़ाया हुआ है, अगर थोड़ा सा याद होगा तो बता ही दोगे। चलो इधर देखो, Br और CH3, ठीक है जी। अब बताओ जी प्रोडक्ट क्या होगा? CH3Br प्लस 2Na प्लस Br और C2H5। अब बताइए जी प्रोडक्ट क्या होगा? शाबाश, फिर से वही लिख दूं, प्रोपेन। और वहां ऑप्शन में तुझे प्रोपेन सबसे पहले लिखा मिलेगा, क्योंकि तूने इधर से NaBr इधर से NaBr भगा दिया, तो उसके बाद तेरे को सबसे पहले प्रोपेन दिखा। लेकिन दूसरा ऑप्शन वहां लिखा हुआ था इथेन, और तीसरा ऑप्शन वहां लिखा हुआ था, हाँ जी, ब्यूटेन, ब्यूटेन। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ था ऑल ऑफ द अबव, जो तूने देखा ही नहीं। ये चालाकी होती है हम टीचर्स की कि जो बच्चे को सबसे फेवरेट ऑप्शन है उसको ए पे डाल दो। ए पे डालते ये कंपटीशन का सबसे बड़ा रूल है, जो फटाक से ए लग जाए वो गलत है, पक्का गलत है। वो हमारे को ये पढ़ाते हैं कंपटीशन में, जो फटाक से ए लग जाए, ये रहा प्रोपेन। क्योंकि प्रोपेन के बाद बच्चा देखना भी नहीं चाहेगा कि व्हाट आर द रिमेनिंग 3 ऑप्शंस।
और आपका क्वेश्चन क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें तीनों प्रोडक्ट बने हैं। अब यहां तीनों क्यों बने? पहला क्वेश्चन तो ये है क्योंकि ये हेलो एल्केन का मिक्सचर है, डिफरेंट हेलो एल्केन्स आर यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन। अब आप बताइए इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है? एक CH3Br, 2 Na। चलो ठीक है सर, आपने तो यहां लंगर लगा दिया है, ये क्या चीज है? वहां तो आपने भीड़ कर दी इतनी। पर क्या मैंने रिएक्शन में गिनती करके डाला? CH3Br 1 डालते हैं, Br 1 डालते हैं या Na 2 डालते हैं, ऐसे डालते हैं? रिएक्शन पढ़ाते वक्त ऐसे होती है। पर क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं रिएक्शन को अगर ओरिजिनली करवा रहा हूं प्रैक्टिकल लैब में तो 2 Na डाल दूं? जल्दी बोलो, शाबाश। हाँ, अगर सोडियम का इतना सा भी टुकड़ा डालता हूं तो उसमें कितने एटम्स हैं? तो जवाब है Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। 23 ग्राम सोडियम एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो मैं कभी डाल ही नहीं सकता 2। तो वहां बहुत सारे CH3Br हैं, बहुत सारे सोडियम हैं, बहुत सारे ये हैं। और जब बहुत सारे हैं तो अब चलो चेक करते हैं। मान लीजिए एक सड़क पे चल रही है सिर्फ क्या, एक तो चल रही है बाइक और सिर्फ चल रही है कारें। तो जिस सड़क पे बहुत सारी बाइक और बहुत सारी कारें चल रही हैं तो वहां टक्कर की प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में है? बताइए। बिल्कुल, गाड़ी, बाइक वर्सेस गाड़ी। ये लो जी, 3 कार्बन बन गया, 1 + 2 बराबर। दूसरी प्रोबेबिलिटी किसकी है? बहुत सारी बाइक्स हैं, गाड़ी गाड़ी, तो 2 + 2 बराबर ब्यूटेन। ये लो जी, ये रहा ब्यूटेन। और तीसरी प्रोबेबिलिटी किसकी है टक्कर की? बाइक एंड बाइक, तो बाइक एंड बाइक बराबर CH3 एंड CH3। तो इससे क्लियर क्या होता है? इससे क्लियर ये होता है कि सर ये बहुत सारे हैं और ये भी बहुत सारे हैं। तो जैसे ही Br चला गया तो बहुत सारे मिथाइल भी तो फ्री हो गए। क्या मिथाइल मिथाइल से टक्कर नहीं मार सकता? तो जवाब है यस। कोलिजन ही तो होती है केमिकल रिएक्शंस में। चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, कोलिजन थ्योरी पढ़ाई थी। तो CH3 से टक्कर मार के इथेन बनाएगा, C2H5 से टक्कर मार के ब्यूटेन बनाएगा। और जो फर्स्ट टक्कर जो दिख ही रही थी बाइक वर्सेस कार, यानी कि मिथाइल वर्सेस इथाइल, तो उससे तो प्रोपेन बन ही गया। तो अगर मैं मिक्सचर यूज कर रहा हूं हेलो एल्केन का तो मेरे पास 3 प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोपेन भी बनेगा, इथेन भी बनेगा और ब्यूटेन भी बनेगा। पीछे क्यों नहीं बने थोड़ा सा मुझे बताओगे? फिर पीछे क्यों नहीं बने ऐसे? सर पीछे क्यों नहीं किया आपने ऐसा? थोड़ा विचार दो। हाँ, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। CH3 बराबर इथेन, CH3 बराबर इथेन, CH3 बराबर इथेन। तो उधर एक ही टाइप का है, तो उसमें कोई खास बताने वाली बात नहीं है। ठीक है जी। नाउ द सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ये भी बड़ी मजेदार रिएक्शन है क्योंकि इस बंदे से मुझे मिलवाना है। जब मैंने हेलो एल्केन से पूछा भी तुम क्या रिएक्शन करोगे, तो हेलो एल्केन कहता है हम Mg के साथ जुड़ करके बनाएंगे Gr। और Gr पिछले साल भी आया था पर ज्यादा बार नहीं आया था। ठीक है, चलो Br लिख देता हूं यार, कोई बात नहीं। इस बंदे का नाम है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि आंखों के आगे दिख रहा है। पर खासियत क्या है वो सुन लो। इसे ग्रिगनार्ड ने दिया था तो अपने नाम पे रख दिया ग्रिगनार्ड्स रीजेंट, और इस बंदे का शॉर्टकट नाम है Gr। और ये अब तुम्हें हर चैप्टर में मिलने आएगा। मैंने कहा तू हर चैप्टर में कैसे आएगा? कहता मेरी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि हर चैप्टर में मुझे इनवाइट किया जाता है, सर प्लीज ये बना दो। मैंने कहा क्या बना देगा? कहता मैं एल्केन बना दूंगा, एल्कीन बना दूंगा, एल्काइन बना दूंगा। ठीक है जी। फिर मैंने कहा और ईथर बना दूंगा, एल्डिहाइड कीटोन। मैंने कहा एल्कोहल। कहता कौन सी पीनी है? 1st डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सारी बना दूंगा। इसका मतलब ये बंदा बड़े काम का है, हर चैप्टर में हर रिएक्टेंट को ये बनाने को तैयार है ना? तो बताइए इसको छोड़ेंगे क्या पकड़े रखेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बिल्कुल। और Gr की एक रिएक्शन है जो मैं बता रहा हूं, जब भी इसकी रिएक्शन कराओगे बॉन्ड टूटेगा R और Mg के बीच वाला, क्योंकि R तो हर बच्चे को पता है क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। तो इसकी हर केमिकल रिएक्शन में मैं R और Mg के बीच का बॉन्ड तोड़ूंगा। जिस दिन ये वाला बॉन्ड तोड़ा उस दिन मेरे को पकड़ लेना, तू तो कह रहा था R और Mg के बीच का बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये इसका एक्टिव बॉन्ड है जो फटाक से टूट जाता है। तो मतलब इसकी रिएक्शंस पहले से फाइनल हो गई है कि कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है। और यही रिएक्शंस में लर्न करने वाली चीजें हैं।
ना कि रिएक्शन CH3 CH2 MgBr ऐसे बकवास करते रहो। चलो जी, उसके बाद में सेकंड नंबर पे रिएक्शन आती है रिएक्शन विद जिंक, जो कि आपके पीछे पूछी हुई है टॉपिक में और किताब में नहीं दी हुई। रिएक्शन विद जिंक, इससे जो चीज बनती है उसके नाम के लिए हम लोग इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। रिएक्शन ज्यादा मुश्किल नहीं है, जिंक की कितनी बॉन्डिंग होती है वो सारी दुनिया को पता है। इधर से मैं लेकर आया C2H5Br को, ठीक है। तो जिंक कहता है यार Br तो मुझको 2 चाहिए थे, तो मैंने कहा चल एक और बुला लेते हैं, ये लो जी BrC2H5। अब Zn तो चला जाएगा Br को लेकर के, ZnBr2, ये लो जी माइनस कर दिया, सॉरी मैं क्या हो गया, 2 Zn चाहिए। एक Zn तो लेके चला जाएगा Br2 को, और दूसरा Zn जो बचा रह गया वो दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एक Zn Br2 को ले गया, दूसरा Zn बीच में आके बैठ गया। तो ये भी आप लोगों का, हाँ जी, एक टाइप से वो है कार्बन और मेटल बॉन्ड है। इस बंदे का नाम वैसे तो दिख रहा है डाइथाइल जिंक, लेकिन इसका जो मेन नाम है जो आपको याद होना चाहिए, फ्रैकलैंड रीजेंट, वो याद होना चाहिए। तो व्हाट इज फ्रैकलैंड रीजेंट? तो ये रहा C2H5, ये रहा C2H5 और इसके साथ जुड़ा हुआ है Zn। तो याद रखेंगे इसका नाम फ्रैकलैंड रीजेंट, और वैसे इसको मैंने नाम दे दिया डाइथाइल जिंक। ये भी आपका एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मेटालिक मतलब मेटल। जब कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनता है उनको ऑर्गेनो मेटालिक बोलते हैं। और फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन। ये थी रिएक्शन विद मेटल में सेकंड, ये थी रिएक्शन विद मेटल में थर्ड, खत्म हो गई। अब लास्ट में पढ़ाने जा रहा हूं मेरे बच्चों को रिएक्शन रिडक्शन। क्या क्या नॉलेज है मेरे बच्चों को रिडक्शन के बारे में, कभी जिंदगी में मैंने पढ़ाया हो तो शाबाश। रिडक्शन का मतलब होता है फर्स्ट नंबर पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और जब भी हाइड्रोजन को जोड़ना है तो मैं 3 बंदों को याद करूंगा, LiAlH4 या निकल PdPt और या मेटल प्लस एल्कोहल, याद आ गया। और इसी का भाई था सोडियम बोरोन हाइड्राइड। और मैं याद करा दूंगा ये बात बोल बोल करके कि ज्यादातर रिडक्शन इन तीनों से होता है। तो मैंने कहा रिडक्शन कर देते हैं, बच्चों वाली रिएक्शन है तो इसमें कुछ करना ही नहीं। रिडक्शन होता है H का जुड़ना। चलो जी Cl को ले चलते हैं, जल्दी समझ आएगा। H लेके गया 2, क्योंकि बॉन्ड तोड़ोगे, ऊपर लिख देता हूं LiAlH4 या इनमें से कुछ भी लिख दो। बॉन्ड टूटते कितने जने फ्री हो गए? 2 जने। तो एक H इधर दे दो, एक H इधर दे दो, क्या चीज बन गई वो अब आप बता दो। एल्केन प्लस HCl। तो रिडक्शन से बनता है एल्केन प्लस HCl। तो ये हेलो एल्केन की सारी रिएक्शंस हो गई हैं। और आज मैं शुरू कर रहा हूं जी आप लोगों की स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है जी। और वो है जी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहां से शुरू करेंगे। इनमें कोई जोर नहीं आएगा, कोई खास पेपर में आने वाला कोई काम नहीं है इस वाले पोर्शन में से। वुड्स रिएक्शन में मैंने बता चुका हूं कि क्या पोर्शन में आ सकता है, वो सारा आपको क्लियर कर दिया। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुरू करते हैं। क्या होती है जी स्टीरियो आइसोमेरिज्म? Those compound which have similar molecular formula, similar structural formula, but have different orientation of their group and atoms in the space, ठीक है जी, are known as stereoisomers, and this phenomena is known as stereoisomerism. तो मुझे इतना नहीं लर्न करना, मैं तो सिंपल याद करता हूं मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, बस। तो क्या चीज डिफरेंट है? डिफरेंट है मेरी पोजीशन, ओरिएंटेशन, कि मैं स्पेस में कैसे बैठा हुआ हूं, ठीक है जी। स्पेस मतलब वही XYZ जो भी आप बोलते हो। तो इसके अंदर क्या चीज डिफरेंट है वो याद करनी है। तो मैं यहां लिख देता हूं स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स एंड एटम्स इन स्पेस, ठीक है जी, इज डिफरेंट इन स्पेस। ये बात मेरे को याद होनी चाहिए, बस दैट ऑल। अब बच्चा कहता है सर इस बात को समझाओ, तो बड़े आराम से समझा देता हूं, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे जो बताने वाला हूं वो 2 मिनट में खुश हो जाओगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा चुका हूं 11th क्लास में, ये इसके अंदर फर्स्ट है। स्टीरियो में 2 होती हैं, एक ज्योमेट्रिकल जो पिछले साल पढ़ ली, और एक ऑप्टिकल। चलो जो पढ़ ली उसको भी दोबारा पढ़ा देते हैं।
ज्योमेट्रिकल के अंदर आपके पास में सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। और अब आपके सामने 2 ब्यूटीन बनी हुई हैं और ये बताने की जरूरत नहीं है इनमें फर्क क्या है, वो तुम बताओगे। ये भी 2 ब्यूटीन है, ये भी 2 ब्यूटीन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 पे इन 2 पे इन। लेकिन क्या फर्क है, तो विशेष बोल चुका है, एक सिस है और एक ट्रांस है। और गाना तो सुनाया हुआ है, जब गाना चल रहा है हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, देखो साथ साथ है ना, साथ साथ एक जैसे ग्रुप, साथ साथ एक जैसे ग्रुप, तो सिस। और जब गाना चल रहा है हम सांड सांड है, ये देखो आमने सामने, लड़ाई करते हुए 2 सांड आमने सामने, ये भी आमने सामने, ऐसे बंदे को बोलते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन, है ना। तो ये गानों से मैंने पिछले साल पढ़ाया हुआ है, ये बात खत्म भी हो गई। पर असली बात है मुझे तो पढ़नी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल थोड़ी सी तो आप लोगों को बता दी थी, पता नहीं पूरी बता दी थी, याद नहीं मेरे को, लेकिन चलो अब दोबारा बता देते हैं, कुछ बच्चे नए बैठे हैं। सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिक्स क्या होती है, फिजिक्स में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स। हाँ जी, किससे रिलेटेड होती है ऑप्टिक्स, जल्दी बोले। लाइट से, लाइट से, बिल्कुल, बिहेवियर ऑफ लाइट। तो यहां पर भी यही बोलना है हमने, दोज कंपाउंड विच हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिमिलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, but have different behavior towards plane polarized light, PP light, plane polarized light। याद रखना, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल, बट हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स PP लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों का यही आ जाता है, सर ये प्लेन पोलराइज क्या होता है। सब समझाऊंगा पर पहले ध्यान से सुनिए। ये कहते सर हम प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमा देंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। मतलब ऑप्टिकल आइसोमर कितने टाइप के हैं, तो जवाब आता है 2 टाइप के। एक तो जो लाइट को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, ऐसा आइसोमर जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसे आप बोलोगे डी फॉर्म, या उसको बोलोगे आप प्लस फॉर्म, ठीक है। और पूरा नाम सुनना चाहते हो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, ओके। लेकिन दूसरा जो इसका आइसोमर होता है वो लाइट को घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और मेरे बच्चों को पता है उसे बोलेंगे हम एल फॉर्म, और यह नेगेटिव फॉर्म, और इसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, है ना। ये लीजिए लीवो रोटेटरी फॉर्म। चलो जी, अब बताइए जी कोई प्रॉब्लम है, आर रोटेटरी, ये लीजिए। अब यहां तक तो चलो समझ आ गया। तो ऐसे आइसोमर जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देंगे और एंटी क्लॉकवाइज, हर बात को क्लियर करेंगे सर कौन होता है, कैसे होता है। पर उससे पहले आप लोगों को सबसे पहले समझना है कि ये पोलैरिमीटर होता क्या है। अगर मुझे बताना है इस सारे को, तो मुझे एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका नाम है पोलैरिमीटर। अब पोलैरिमीटर को उठा लाते हैं, लैब में पढ़ा होता है, एमएससी जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने भी जब एमएससी की थी तब मुझे पोलैरिमीटर देखने को मिला था। तो पोलैरिमीटर में सबसे पहले एक बॉक्स होता है, और उस बॉक्स के अंदर ये 4 डिफरेंट पार्ट्स जो मैं बनाने जा रहा हूं लगे होते हैं उसी बॉक्स में। इतना बड़ा बॉक्स होता है वो, उसमें प्लग लगा होता है, प्लग हम लगा देते हैं। सबसे पहले होता है लाइट सोर्स। ऑब्वियस बात है, लाइट सोर्स से क्या निकलेगा, जल्दी बोलिए। लाइट सोर्स से लाइट निकलेगी, लेकिन ये लाइट होती है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक ही कलर की। ज्यादातर हम यूज करते हैं सोडियम डी लैम्प, और एस ब्लॉक 11th क्लास फ्लेम टेस्ट, ये सुना है कभी जिंदगी में? तो सोडियम का जो फ्लेम टेस्ट है उसमें सोडियम कौन से कलर की लाइट देता है, तो जवाब है येलो कलर की। हाँ मैं बता देता हूं, चलो, जिसकी वेवलेंथ 5800 होती है, मुझे पढ़ाना होता है ना, इसलिए मेरे को याद रखनी पड़ती है, आपको नहीं याद करनी। ज्यादातर यूज करते हैं सोडियम डी लैम्प। सोडियम डी लैम्प में सोडियम को बर्न करते हैं, येलो फ्लेम निकलती है, ओके। अब येलो फ्लेम जो है वो जा रही है, लेकिन ये जो लाइट निकली वो लाइट, हाँ जी, सारी डायरेक्शंस में वाइब्रेट हो रही है। ये जो मेरे कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है, अगर आप बैठे होते तो ये ट्यूबलाइट आपकी कॉपी में लाइट दे रही होती कि नहीं दे रही होती? दे रही होती, क्योंकि जब किसी लाइट सोर्स से लाइट निकलती है तो वो सभी
डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस करती है, सभी प्लेन में वाइब्रेशन करती है, इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, और इसको बोलते हैं अपने अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन अब मेरा सेकंड पार्ट इसके अंदर होता है निकोल प्रिज्म। ये रहा जो सेकंड नंबर पे है, दैट इज निकोल प्रिज्म। अब ये निकोल प्रिज्म कहता है सर मैं हूं पोलराइजर, के पता नहीं होता है कि नहीं होता, देख लेना यार। ये रहा निकोल प्रिज्म, ये पोलराइजर है। नाम से नहीं पता लग रहा पोलराइजर क्या काम करेगा? बोली शाबाश, पोलराइज करेगा लाइट। हाँ, लाइट को कहेगा पोलराइज हो जा। अब ये नहीं इधर भी घूम लूं उधर भी घूम लूं, अब एक ही डायरेक्शन में घूमना है, और वो डायरेक्शन ये रही, चाहे एक्स एक्स में, चाहे वाई वाई में, और चाहे जेड जेड में। मैंने जान करके ऐसे दिखा दी, मेरे पास सबसे बेस्ट यही था। तो व्हेन द लाइट इज पास थ्रू द निकोल प्रिज्म इट विल बिकम पोलराइज। अब मैं इसको बोल सकता हूं प्लेन पोलराइज लाइट, सही है ना, जिसको मैं शॉर्टकट कह रहा था पीपी लाइट। चलो जी, अब तुमने किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। ऑब्वियस बात है कंपाउंड की, जैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन, इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो मैंने इन दोनों के सॉल्यूशन तैयार कर लिए, 2 ब्रोमोब्यूटेन का भी और 1 ब्रोमोब्यूटेन का भी सॉल्यूशन बना के और टेस्ट ट्यूब में तैयार कर लिए। और अब उन सॉल्यूशंस को 1 बाय 1 चेक करने के लिए डालो, एक साथ मत डाल देना, उठा के डाल दो, एक साथ दोनों चेक कर लेते हैं। ये होती है मेटल की ट्यूब, और इस मेटल की ट्यूब में चलो जी पहले पड़ा है 1 ब्रोमोब्यूटेन। समझ में आ रहा है अब आपको क्वेश्चन? जब लाइट इसमें से पास करेगी, कौन सी लाइट घुस रही है पहले तो बताओ। अभी सॉल्यूशन में इस मेटल ट्यूब में, हाँ इस पीपी लाइट, मोनोक्रोमेटिक तो पीछे रहेगी। अब जब ये मेटल ट्यूब में से पास हो रही है तो आपको 3 रिजल्ट मिल सकते हैं। चलो पहला रिजल्ट बताइए जी, क्या डिफरेंस हुआ इसमें और इसमें? जल्दी से शाबाश, है कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब शायद मैंने 1 ब्रोमोब्यूटेन को ले लिया था, क्योंकि अब तो मेरे बच्चों को पता है ना 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन में से कौन ऑप्टिकल एक्टिव है, उनको पढ़ाया हुआ है। जिनको नहीं पढ़ाया उनको पढ़ाऊंगा। तो अगर मान लीजिए लाइट ऐसे के ऐसे निकल जाए तो इसका साफ मतलब यह है कि आपका सोल्यूशन लाइट को घुमा नहीं पाया। और इसका मतलब है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। लेकिन दूसरा रिजल्ट ये मिल सकता है, बताइए जी क्या दिख रहा है इस रिजल्ट में? ये हाँ टेढ़ी जा रही है, डायरेक्शन बता सकता है कि थोड़ा सा? अगर हाँ क्लॉकवाइज हो गई, मतलब इस सॉल्यूशन ने लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दिया, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है? जल्दी बोलिए। और या तीसरा रिजल्ट ये आ सकता है, अब लाइट कौन सी डायरेक्शन में घूमती हुई दिख रही है? जल्दी बोलिए। एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो मेरे को आपने सॉल्यूशन दिया वो कौन सा फॉर्म है? एल फॉर्म है। तो क्लियर दिख रहा है मेरे बच्चे कि अगर लाइट घूम गई चाहे डी और चाहे एल, तो इसका मतलब अब मैं ऑप्टिकली एक्टिव हूं। और ऑप्टिकली एक्टिव बंदे 2 ही होंगे, एक डी और एक एल। ये पूरा का पूरा जो apparatus है इसको पोलैरिमीटर बोलते हैं। तो अगर मुझे किसी की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो मुझे पोलैरिमीटर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ठीक है? पर अब क्या मैं बिना फॉर्मूला देखे नहीं बता सकता? तो जवाब मैं बता सकता हूं, लेकिन यह बात कोई नहीं बता सकता कि डी कौन है और एल कौन है। मतलब मैं ये तो बता दूंगा कि तू ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, लाइट को घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि डेक्स्ट्रो कौन है और लीवो कौन है, मतलब कौन लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है और कौन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है? नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है जी? ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मीनिंग एक ही है, ऑप्टिकल एक्टिव ही ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे। अगर मैं ऑप्टिकल इनएक्टिव हूं तो मैं ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाऊंगा। तो फर्स्ट नंबर पे आता है जी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। क्या समझ आ रहा है? हु इज ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस? मैंने अभी पूछा आपसे 2 मिनट पहले, कौन है जी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विच कैन रोटेट द पीपी लाइट
इन आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस बस इतना ही लिखना है। अगर चाहते हो तो मैं पूरा लिख देता हूं, विच कैन रोटेट द पीपी लाइट। लेकिन सेकंड नंबर पे आता है किरैलिटी, किरैलिटी एंड मॉलिक्यूलर सिमेट्री। ठीक है जी, ये बात अब आपको ध्यान से सुन लीजिए, किरैलिटी एंड मॉलिक्यूलर ए सिमेट्री। अब बच्चे का सबसे पहले फोकस क्या होता है, सर मैं मॉलिक्यूल को देख के कैसे बताऊंगा कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तो दोज कंपाउंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनो, दोज कंपाउंड्स which have chiral carbon and molecular having molecular asymmetry can rotate can show optical activity। ऐसे कंपाउंड जिनमें किरेल कार्बन प्रेजेंट है और जिनके मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिक नहीं है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले किरैलिटी तो बड़े फटाक से दिख जाएगी, क्यों? ऐसा कार्बन जिसके चारों अलग अलग बॉन्ड बने हुए हैं उसे आप लोग बोलते हैं किरेल। इधर लगा दिया Br, इधर लगा दिया CH3, इधर लगा दिया H और इधर लगा दिया C2H5। 1 2 3 4, 4 वाला ब्यूटेन, 2 पे ब्रोमो, तो इस भाई साहब का नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और मैंने बताया भी था कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन में किरेल कार्बन होता है, पढ़ाया हो ना मेरे बच्चों को। अब पहला क्वेश्चन था कि ये किरैलिटी दिखा रहा है, लेकिन ये एसिमेट्रिक है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा? तो एसिमेट्रिक जो चीजें होती हैं उनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर कभी फिट नहीं होती। इस हाथ की मिरर इमेज ये है, कल को ऐसे मत करके दिखा देना, लो सर हो गई नमस्ते, है ना। मिरर इमेज का मतलब है कि मैं उठाकर उसके ऊपर रख रहा हूं। जब उठा के रख रहा हूं तो ये चिड़िया जो बन गई ना, ये चिड़िया क्या कह रही है? अंगूठे बाहर रह गए। क्या एक हाथ की हथेली दूसरे हाथ की हथेली पर सुपर इंपोज हो जाती है? जल्दी बोलो। तो जवाब है नहीं होती, है ना। हाँ, और उसका रीजन है ये हाथ एसिमेट्रिक है। अगर दम है तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट के दिखाओ, तो जवाब है नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो चारों उंगलियों का साइज अलग अलग है, अलग अलग एटम्स, है ना। और सेकेंडली ये 5 हैं, कैसे बांटू सर? और किरेल वर्ड यहीं से लिया गया है, किरेल वर्ड लिया गया कियर से, और कियर होता है पाम, पाम से बन गया। हाँ जी, जैसे हमारे हाथ की हथेली एसिमेट्रिक होती है, वैसे अगर कोई मॉलिक्यूल किरेल कार्बन लेके बैठा है तो वो एसिमेट्रिक है। अब चलो चेक करते हैं जी इसका मिरर इमेज। बड़ा सिंपल सा है। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में अंदर तक घुसना चाहोगे तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, पर कोई जरूरत नहीं है अभी फंसने की। अभी सिंपल बातें करते हैं। ये मैंने बना दिया इसका मिरर इमेज, और उठा के रखो। उठा के रखूंगा तो CH3 पे CH3 आ गया, C2H5 पे, पर क्या ये, हाँ जी हो रहे हैं? अब जल्दी बोलो, शाबाश। हाँ, उठाते Br जाके बैठ गया H पे, और H अपने ऊपर इसको बैठने नहीं देगा। इसीलिए साफ दिख रहा है ये जो चीज आपने बना करके दिखाई है ये एक दूसरे पर फिक्स नहीं है। तो जिसमें किरैलिटी है और साथ साथ एसिमेट्रिक नेचर है, किरैलिटी तो पता लग गई, ठीक है सर, मिरर में सुपर इंपोज नहीं हो रहे, लेकिन जो एसिमेट्री है वो पता लगेगी आपको यहां से, ठीक है जी। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें किरेल कार्बन होता है लेकिन वो सिमेट्रिक होते हैं, तो उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। अगर चाहोगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि कंपटीशन पढ़ाता हूं इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो फिलहाल ये किरेल कार्बन है, मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं हो रहा। तो मुझे 2 बातें नोट करनी है। क्या बात नोट करनी, बताओ शाबाश। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे मॉलिक्यूल के पास, हाँ मेरे मॉलिक्यूल के पास किरेल कार्बन है या नहीं है, और क्या उसका मिरर इमेज एक दूसरे पर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बताइए, हो जाएगा इतना सा काम, यस और नो? तो ये मेरे बच्चों को बनाना है, और ये जो आप लोगों के पास बना हुआ है, ठीक है जी, ये जो कार्बन यहां बना हुआ इसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। कार्बन विद कंपाउंड विद किरेल कार्बन कैन शो एक्टिविटी एंड देयर मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। तो ये आप लोगों को बनाना है, ठीक है जी, 13th के सेकंड पे, ये 13th के थर्ड पे ये वाला डायग्राम, और 13th के सेकंड पे आप लोग बना देना एक कार्बन जिसके साथ चारों अलग अलग दिखा देना ग्रुप। ये लो जी, यही दिखा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक बात और बता देता हूं अगर आप चाहते हो तो। कार्बन के 2 बॉन्ड्स तो होते हैं प्लेन में, ये मेरे बच्चों को पता होगा, है ना, और 2 बॉन्ड होते हैं आगे और पीछे। पीछे वाले बॉन्ड को दिखाया जाता है डैश शेप से,
और आगे वाले बॉन्ड को दिखाया जाता है वेज शेप से। अब कितने बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन के, जल्दी बोलिए शाबाश। हाउ मेनी बॉन्ड्स कार्बन है, 4। ये प्लेन में है यानी कि बोर्ड में। एक बोर्ड के अंदर है, उस अंदर वाले को मैंने दिखा दिया डैश से। एक बॉन्ड बाहर है बोर्ड के, उसको मैंने दिखा दिया वेज से। ये बात आपको याद रखनी है। और ये किरेल कार्बन है, इसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री इसी किरेल कार्बन के चारों तरफ राउंड राउंड घूमती रहेगी। और ये 13 नंबर पेज के सेकंड गैप में बनाना है। क्या इतना क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? जल्दी बोलिए शाबाश, यस और नो बोल दो। अब कार्बन के 4 बॉन्ड को दिखाने के लिए 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। वो 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, लेकिन दोबारा से पढ़ा रहे हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड को पढ़ाने के लिए 3 साइंटिस्ट आए, जिसमें सबसे पहले आया न्यूमैन। सुना होगा न्यूमैन को। न्यूमैन ने क्या करा, न्यूमैन ने अपना फॉर्मूला दिया और उसके बेस पे नाम बता दिया न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये कहता है यार 4 बॉन्ड दिखाने, इसमें क्या बड़ी बात है, आप दिखा दो। क्या कार्बन जो बीच वाला है उसको गोल बना दो, ऊपर वाला बॉन्ड साफ दिख जाएगा, ये प्लेनर है, और ये बॉन्ड भी दिख जाएगा प्लेनर है ना। ये लो जी, इसी मॉलिक्यूल को दिखा देता हूं 4 बार। पीछे वाले बॉन्ड को दिखाने के लिए शायद मुझे नहीं बताना पड़ेगा। अब पता लग रहा है ये पीछे से आ रहा है, जल्दी बोलो शाबाश। साफ दिख रहा है ये पीछे से आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये बैक साइड से कनेक्ट है। और चौथे नंबर पे उसने कह दिया जो आगे वाला बॉन्ड है उसको थोड़ा सा आगे से बना दो। इस तरीके से उसने कार्बन को गोल बना करके चारों बॉन्ड्स को कर दिया। क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि मैं तो ऐसे बना दूंगा 1 2 3 4, लेकिन ये चारों बॉन्ड अब आपको कैसे दिख रहे हैं, प्लेनर दिख रहे हैं। हाँ, एक ही प्लेन में। फिर न्यूमैन के बाद एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर नाम था, उसने अपने नाम पे दे दिया कि सर मैं समझाता हूं जी, ऐसे तो लल्लू लग रहे हो आप। हर किसी ने अपनी अपनी बात बताई, ठीक है जी। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसने कहा 4 बॉन्ड है ना तो उनको क्रॉस से दिखा दो इस तरीके से। और कहता जहां पे ये क्रॉस है ना, जहां पे क्रॉस का सेंटर मिल रहा है वो हमारा स्टीरियो सेंटर है। मतलब ये जो क्रॉस ईयर है ये स्टीरियो सेंटर है या किरेल कार्बन है। अभी बताया था मैंने स्टीरियो सेंटर क्या होता है ना। अब मैंने कहा फिर, कहता जरूरी थोड़ी ना है कि आप 4 बॉन्ड्स को, हाँ जी, किस तरीके से दिखाओ कि 2 प्लेन में, एक बाहर और एक अंदर। ये लीजिए, तो इसने बोला कि जरूरी थोड़ी ना कि आप 2 को प्लेन में दिखाओ और एक को पीछे और एक को आगे दिखाओ। कहता है इस तरीके से भी तो दिखा सकते हो। अब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड प्लेन में है, ब्लैक वाला और ये व्हाइट वाला, जबकि इसको ध्यान से देखो, इस बॉन्ड को, ये बाहर आपकी तरफ है, दिख रहा है या मैं ऐसे मुड़ जाऊं, ये देखो बाहर की तरफ है, और ये वाला मेरी साइड पीछे की तरफ है। तो कहता है जरूरी आप ऐसे दिखाओ कि 2 प्लेन में, आप ऐसे भी तो दिखा सकते हो। अब इसको दिखाओगे तो ये दोनों कहां दिख रहे हैं, दोनों आपकी तरफ दिख रहे हैं। ऐसे हो जाऊं, ये लो जी, ऐसे हो गया। अब ये देखो 2 बाहर निकले हुए हैं और दोनों ये पीछे वाले दोनों बैक साइड में निकले हुए हैं। यस और नो बोल दो। तो जरूरी नहीं होता कि टेट्राहेड्रल को इसी तरीके से दिखाया जाए, ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 2 बॉन्ड बाहर की तरफ और 2 बॉन्ड बैक साइड की तरफ। तो फिशर प्रोजेक्शन ने इस तरीके से इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया। अब उसने क्या कह दिया, जो बड़े ग्रुप हैं उनको, या जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको आप ऊपर की साइड दिखा दो। मान लो यहां COH लगा होता तो इधर मैं लगा देता COH और इधर लगा देता CH3, बड़ा ग्रुप ऊपर लगा के, और बाकी जो छोटे ग्रुप है उनको यहां लगा दो, H और OH को यहां लगा दो। तो उसने इस तरीके से कार्बन को बता दिया, जो 2 वर्टिकल, ये वर्टिकल बॉन्ड है, ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है। वर्टिकल दोनों आगे की तरफ बता रहे हैं और हॉरिजॉन्टल दोनों पीछे वाले बॉन्ड्स को बता रहे हैं। और तीसरा जो आपके सामने है मेथड, वो सबसे मशहूर हुआ या सबसे फेमस हुआ, और उसको कहते हैं वेज शेप एंड डैश शेप, जो मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है जी, ये लीजिए, ये 3rd एंड फाइनल वेज एंड डैश शेप फॉर्मूला। ये कहता है सबसे बढ़िया मेथड यही है जिसमें हम कार्बन के 4 बॉन्ड को एप्रोप्रिएटली दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये ऊपर से दिख रहा है, ये भी ऊपर से दिख रहा है, और 3rd वाला भी ऊपर से दिख रहा है, इसलिए इसमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लग रही। इसमें 2 बाहर है, 2 अंदर है, थोड़ा पोजीशन में गड़बड़ है। अब ये कहता है कार्बन के 4 बॉन्ड है, जो प्लेन के अंदर है उनको सिंगल लाइन से दिखाओ, जैसा मेरे बच्चों ने पीछे देखा। तो ये लो जी दिखा दिया,
और जो बैक साइड वाले हैं उनको एक को दिखा दो डैश शेप से, और जो फ्रंट में बैठा हुआ है उसको दिखा दो वेज शेप से। तो क्या मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई? यस और नो? बोलिए बोलिए फटाफट, क्लास चल। हाँ, तो अब चिरेल कार्बन की पोजीशन में आज के बाद ऐसे दिखाऊंगा। तो रिएक्शंस में मैं जो 4 बॉन्ड उठा के लाऊंगा, 2 मिलेंगे प्लेन में, पीछे वाला हाँ जी जो डैश 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 है वो कौन से बॉन्ड को दिखाता है? जवाब है बैक साइड को, है ना। ये डैश शेप्ड है, डैश शेप्ड बॉन्ड जो है वो आप लोगों का बैक साइड को दिखाता है। और जो वेज शेप है ये वाला, ये आपको दिखाता है फ्रंट साइड वाले बॉन्ड को। WEDG, वेज बोल दो, एच बोल दो, मर्जी पे डिपेंड अपनी, ठीक है जी। हमने जो बचपन से पढ़ा है वो वेज पढ़ा है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये बॉन्ड की शेप है। डैश 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 नहीं बनाता क्या? डैश 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 डैश, ये वेज बनी हुई है, एज के हिसाब से बनी हुई है वेज। साइंटिस्ट का कोई नाम नहीं है। कार्बन के लिए हमने 4 बना दिए थे, मेरे को याद नहीं है, मेरे को ना पता है कि वेज शेप किसने दी है। हमने लास्ट में इसको इस तरीके से बना दिए कि ये है, ठीक है। चलो अब शुरू करें अगला टॉपिक। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है। लास्ट टॉपिक कितना भर दूं? 2 मिनट का, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। लास्ट आता है रेसेमाइजेशन। अब रेसेमाइजेशन का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूं, ठीक है जी। चलो, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे।